जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 36। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ कंसेप्ट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 के पढ़े थे। आज के लेक्चर में एक तो हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 के जो कंसेप्ट्स रह गए थे वो कंप्लीट करने हैं। फिर इसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, ये इंशाल्लाह कंप्लीट लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने कुछ कंसेप्ट्स की तरफ। जो एक कंसेप्ट रह गया था वो अथॉरिटी ऑफ एजेंट का था, और याद रखें ये केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए समझना इंतहाई जरूरी है। इसके बगैर केस स्टडी अटेम्प्ट करना आपके लिए मुश्किल होगा। अथॉरिटी, और बहुत ज्यादा केस स्टडीज अथॉरिटी के कंसेप्ट से रिलेटेड आई क्या पूछ रहा। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अथॉरिटी और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्योंकि अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के लिहाज से ही कंसेप्ट पढ़ा है, तो ताजा कंसेप्ट है, मैं इसलिए पहले डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का कंसेप्ट जो है वो डिस्कस कर लेता हूं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये है, क्या एक एजेंट जिसको अथॉरिटी दी गई है वो डेलीगेट कर सकता है किसी दूसरे को, या आसान अल्फाज में अगर मैं कहूं, क्या एक एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है? यह है बेसिक क्वेश्चन। क्या एक एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है? इसका जवाब है कुछ केसेस में कर सकता है, वरना नहीं। कुछ केसेस में कर सकता है, वरना सब एजेंट को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। भाई कौन से केसेस में कर सकता है? जब प्रिंसिपल इजाजत दे दे तब सब एजेंट को अपॉइंट किया जा सकता है। यानी हमने एक काम एक बंदे को दिया, वो आगे किसी दूसरे को उसने काम डेलीगेट कर दिया, तो क्या वो कर सकता है? अगर हमारी इजाजत है फिर कर सकता है। अच्छा, कुछ केसेस है जिसमें हमारी इजाजत के बगैर भी कर सकता है, जैसे ट्रेड यूजेज और कस्टम हो। मार्केट की कस्टम ही ये है, रीत रिवाज मार्केट में चल रहा है, नॉर्म है मार्केट की कि उसमें सब एजेंट को अपॉइंट किया जाता है। जैसे ब्रोकरेज के बिजनेस में नॉर्म है कि जो ब्रोकरेज हाउस होते हैं वो अपने आगे इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स को उन्होंने अपॉइंट किया होता है, सब एजेंट्स को, तो वो नॉर्म है। वहां पे हमारी वो हमसे पूछता भी कोई नहीं है, क्योंकि उसमें नॉर्म है, कस्टम है, तो उसमें भी बिल्कुल एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट किया जा सकता है। अगर सब एजेंट को अपॉइंट करना नेसेसरी हो, किस वजह से? बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ एजेंसी। नेचर की एजेंसी ऐसी है, एजेंसी की नेचर ऐसी है जैसे एक्सपर्ट की जरूरत हो। फर्ज कीजिए हमने एक बंदे से कहा यार ये हमारी गाड़ी है, ये बेच दो। उसने गाड़ी को देख के कहा ठीक है सर मैं बेच दूंगा, लेकिन उसकी पहले इसकी डेंटिंग मेंडिंग वगैरह का काम होने वाला है, इसके इंजन की सफाई सुथराई वगैरह होने वाली है ताकि अच्छी कीमत दे जाए, तो इसको पहले मैं किसी मैकेनिक से ठीक करवाऊंगा, शोरूम वाला ये कह रहा है। ठीक है, तो अब इसमें चूंकि जरूरी है, नेचर ऑफ एजेंसी ऐसी है कि किसी एक्सपर्ट के पास जाना, उससे गाड़ी का जो छोटा मोटा काम रहता है वो ठीक करवाना, गाड़ी को बेचने के लिए जरूरी है, तो यहां पे वो सब एजेंट को अपॉइंट कर सकता है। या इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो जाए जिसमें किसी सब एजेंट को अपॉइंट करना जरूरी हो, उस वक्त भी अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये रियल इमरजेंसी होनी चाहिए। अपनी कन्वीनियंस के लिए किसी को सब एजेंट अपॉइंट नहीं किया जा सकता। रियल इमरजेंसी, वाकई की ऐसी सिचुएशन हो। इफ अपॉइंटेड फॉर इमटेरियल, छोटे मोटे काम करने के लिए अगर किसी को अपॉइंट कर लिया जाता है, तो बिल्कुल इस सिचुएशन में भी सब एजेंट अपॉइंट हो सकता है। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें सब एजेंट अपॉइंट हो सकता है, बाकी किसी सिचुएशन में सब एजेंट अपॉइंट नहीं हो सकता। अब आप केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से गौर से सुन लें। एग्जाम में आया तो रटा लगा के हम छाप देंगे, केस स्टडी में आया तो आपने गौर से केस को पढ़ना है जहां पे सब एजेंट की अपॉइंटमेंट हो रही होगी। क्या इनमें से क्वेश्चन में उसने मेंशन तो नहीं किया किसी पॉइंट को? अगर इनमें से किसी पॉइंट को मेंशन नहीं किया, अगर तो किया है, इसका मतलब है ये सब एजेंट सही पॉइंट हुआ, प्रॉपरली पॉइंट हुआ। लेकिन अगर केस स्टडी में सब एजेंट अपॉइंट हुआ है और इसमें से किसी भी पॉइंट का जिक्र नहीं है, इसका मतलब है वो सब एजेंट की अपॉइंटमेंट सही नहीं है, वो इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड सब एजेंट है। फिर सुन ले, केस आएगा, आपने उसमें अगर सब एजेंट अपॉइंट हो रहा है, आपने अंदाजा लगाना होगा कि वो प्रॉपरली अपॉइंटेड है कि नहीं है। अगर तो वो इन सर्कमस्टेंसेस में से किसी एक का भी उसने क्वेश्चन में जिक्र कर दिया, इसका मतलब है सब एजेंट की अपॉइंटमेंट सही है, जो इजाजत दी गई है जिन हालात में उसी में हो रही है वो प्रॉपरली अपॉइंटेड सब एजेंट है। और अगर क्वेश्चन में इनमें से किसी का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड एजेंट है।
ठीक है, तो क्वेश्चन में आपने ये फैसला करना होगा। अच्छा, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर उसने क्वेश्चन में क्लियरली किसी एक पॉइंट को जिक्र कर लिया कि प्रिंसिपल से इजाजत ले ली, फिर तो कंफर्म हो गया प्रॉपर्ली पॉइंटेड एजेंट है। अगर क्वेश्चन में से किसी चीज का जिक्र नहीं है, आप यहां इसे एज्यूम कर ले इम्प्रॉपरली एजेंट, या इसे कहें कि अच्छा मैं दोनों तरफ से आंसर दे देता हूं, इफ एजेंट, क्योंकि उसने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी कि प्रिंसिपल से इजाजत लिया कि नहीं, तो अगर ये प्रॉपरली पॉइंटेड एजेंट है तो आंसर ये होगा, इम्प्रॉपरली पॉइंटेड एजेंट है तो आंसर ये होगा। ये मेरा पॉइंट समझ रहे हैं ना कि एग्जाम में जब कभी सब एजेंट अपॉइंटमेंट की बात होगी, आपने एग्जाम में बैठ के ये फैसला करना होगा ये प्रॉपरली पॉइंटेड एजेंट है कि इम्प्रॉपरली। अगर क्वेश्चन में इनमें से कोई एक इंफॉर्मेशन भी उसने हमें दे दी तो ये प्रॉपरली पॉइंटेड एजेंट होगा। अगर क्वेश्चन में इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, आपने या तो इसको इम्प्रॉपरली पॉइंटेड एजेंट एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, या टू बी ऑन सेफ साइड दोनों सिचुएशन बता दे कि इफ एजेंट इज इम्प्रॉपरली पॉइंटेड तो ये है, इफ एजेंट इज प्रॉपरली पॉइंटेड तो ये है। ठीक है, वो मार्क्स देख के आपको अंदाजा हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। की पॉइंट यहां पे ये केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से सब एजेंट की अपॉइंटमेंट होगी तो आपने डिसीजन करना होगा प्रॉपरली पॉइंटेड है कि इम्प्रॉपरली। उसके लिए आपको ये सर्कमस्टेंसेस याद होने चाहिए। अच्छा, एजेंट प्रॉपरली है कि इम्प्रॉपरली, इसका फर्क क्या पड़ेगा? आगे हमें फर्क बता रहा है। कह रहे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। मैं आपको दो हरफी बात बता देता हूं इधर लेके जाने से पहले। अगर प्रॉपरली अपॉइंटेड एजेंट है, सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड है, इसका मतलब है प्रिंसिपल की इजाजत से अपॉइंट हुआ। वो कोई गड़बड़ करता है थर्ड पार्टीज के साथ तो प्रिंसिपल लायबल होगा। लेकिन अगर वो इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड सब एजेंट है, वो गड़बड़ करता है तो थर्ड पार्टी को प्रिंसिपल लायबल नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस है प्रॉपरली अपॉइंटेड और सब इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड में। अब देखते हैं वो इसको किस तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है। कहता है बताइए क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इफ एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड। प्रॉपरली अपॉइंटेड का मतलब क्या है? प्रिंसिपल की इजाजत लेके सब एजेंट को अपॉइंट किया गया है। प्रॉपरली अपॉइंटेड है तो क्या होगा? अब देखें पहला पॉइंट, सब एजेंट लायबल टू एजेंट। सब एजेंट एजेंट को लायबल होगा, प्रॉपरली में भी इम्प्रॉपरली में भी। सब एजेंट एजेंट को लायबल है। एजेंट आगे प्रिंसिपल को लायबल है क्योंकि सब एजेंट के साथ जो एग्रीमेंट किया है एजेंट ने किया है, प्रिंसिपल ने थोड़ा ही किया है। तो सब एजेंट लायबल है, ये प्रिंसिपल, ये एजेंट, ये सब एजेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे जाती है? सब एजेंट लायबल टू एजेंट, एजेंट लायबल टू प्रिंसिपल। सब एजेंट डायरेक्टली प्रिंसिपल को लायबल नहीं है, सिवाय उस सूरत में अगर ये प्रिंसिपल के साथ फ्रॉड करके भाग जाए, कोई संगीन कोई जुर्म करके, कोई फ्रॉड, दो नंबरी करके, चोरी करके भाग जाए तो प्रिंसिपल डायरेक्टली सब एजेंट के खिलाफ एक्शन ले सकता है। वरना नॉर्मली अगर सब एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है, कोई गड़बड़ करता है, तो उस सूरत में याद रखें तरतीब कैसे चलेगी। कोई गड़बड़ होती है सब एजेंट की तरफ से, प्रिंसिपल पूछेगा एजेंट से, एजेंट पूछेगा सब एजेंट से। सब एजेंट डायरेक्टली प्रिंसिपल को लायबल नहीं होता, यही कह रहा है कि अगर प्रॉपरली अपॉइंटेड है, एजेंट है प्रॉपरली अपॉइंटेड, तो सब एजेंट लायबल टू एजेंट, एजेंट लायबल टू प्रिंसिपल। और अगर थर्ड पार्टी के साथ कोई धोखाधड़ी की गई है तो प्रॉपरली अपॉइंटेड, ये अब थर्ड पार्टीज आ गई ना, ये मजीद ऐड कर लेते हैं, कंसेप्ट को आगे खोलते हैं। थर्ड पार्टी आ गई, अब सब एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ दो नंबरी की तो क्या होगा? सब एजेंट एजेंट को लायबल, एजेंट प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल थर्ड पार्टीज को। क्योंकि देखें ये काम कर रहा है इसके बिहाफ पे, ये काम कर रहा है इसके बिहाफ पे, तो जो इसका एक्ट होगा वो इसका एक्ट समझा जाएगा। वो इसका वही कंसेप्ट है जैसे सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी इज आल्सो सब्सिडरी। तो ये एक तरह से वही कंसेप्ट बन रहा है कि अगर प्रॉपरली अपॉइंटेड है तो एजेंट ऑफ एजेंट
इसका भी एजेंट हो जाएगा। लेकिन याद रखिए थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना ये प्रिंसिपल अगर चाहे प्रॉपर्ली पॉइंटेड भी है, प्रिंसिपल डायरेक्टली सब एजेंट से पूछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसका और इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। जी ये बात समझ, आगे चलते हैं। इसको मैं केस के जरिए से एक्सप्लेन करता हूं फर्दर। मैं चाह रहा हूं इम्प्रॉपरली को भी साथ ही डिस्कस कर लें, क्योंकि दोनों में सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है, तो केस में दोनों की रिवीजन हो जाएगी। अगर एजेंट इम्प्रॉपरली पॉइंटेड है तो क्या होगा? सेम केस, सब एजेंट लायबल टू एजेंट। देखिए यहां पे भी यही था, सब एजेंट लायबल टू, इसमें सब एजेंट लायबल टू एजेंट है, रूटीन का कंसेप्ट। एजेंट लायबल टू प्रिंसिपल, यहां पे भी एजेंट लायबल टू प्रिंसिपल। लेकिन आगे फर्क है कि इस केस में थर्ड पार्टीज को, इम्प्रॉपरली पॉइंटेड के केस में थर्ड पार्टी को प्रिंसिपल लायबल कोई नहीं है। अब थर्ड पार्टी को एजेंट लायबल है, जिसने सब एजेंट को पॉइंट किया और उसने थर्ड पार्टी के साथ कोई उसका नुकसान किया। यहां पे देखे ये कंसेप्ट कॉमन है, चाहे सब एजेंट प्रॉपरली पॉइंटेड है या इम्प्रॉपरली। कॉमन पॉइंट्स क्या है कि सब एजेंट लायबल टू एजेंट, एजेंट लायबल टू प्रिंसिपल। फर्क कहां पे आता है? यहां पे थर्ड पार्टी है कि थर्ड पार्टी को कौन लायबल होगा? थर्ड पार्टी का नुकसान हुआ तो थर्ड पार्टी को लायबल होगा अगर एजेंट प्रॉपरली पॉइंटेड है, प्रिंसिपल की इजाजत से पॉइंट हुआ तो थर्ड पार्टी को प्रिंसिपल लायबल होगा। अगर इम्प्रॉपरली पॉइंटेड था तो थर्ड पार्टी को एजेंट लायबल होगा। यहां पे यही कह रहा है, एजेंट लायबल होगा थर्ड पार्टीज को भी, प्रिंसिपल नॉट लायबल टू थर्ड पार्टी इम्प्रॉपरली पॉइंटेड के केस में। इसको थोड़ा सा एक केस स्टडी के जरिए से डिस्कस करते हैं। फर्ज कीजिए एक बस कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल डाइवो, केस डाइवो का नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, चले नाम नहीं लेते, केस ऐसा है। एक बस कंपनी है कोई, उन्होंने ड्राइवर को ट्रेन किए, बसों में बिठाया, सड़कों पे भेज दिया। अब याद रखिए रूल ये होता है, अगर चूंकि ड्राइवर बस कंपनी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं, तो अगर ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट होता है तो कंपनी लायबल होती है। जो हर्जाना अदा करना होता है ना, वो कंपनी ने अदा करना होता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने, वो ड्राइवर ने नहीं अदा करना होता। क्यों? क्योंकि ड्राइवर एजेंट है प्रिंसिपल का, उसके बिहार पे काम कर रहा है। तो अगर थर्ड पार्टी में से किसी को नुकसान होता है तो वो ड्राइवर के खिलाफ केस फाइल नहीं करते, वो कंपनी के खिलाफ केस फाइल करते हैं। हाँ, थर्ड पार्टी को जुर्माना अदा करने के बाद कंपनी ड्राइवर के साथ क्या सलूक करती है, ये अलग बात है। ठीक है, वो जो भी उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था वो जाहिर है उसके हिसाब से वो उसकी नौकरी से निकाल देंगे, पेंशन जब्त कर लेंगे, पैसे जो भी उन्होंने एक्शन लेना है इनसाइड द कंपनी वो एक्शन ले सकते हैं। लेकिन आउटसाइड थर्ड पार्टी के लिए बस कंपनी लायबल होती है, ड्राइवर नहीं। हुआ कुछ यूं, ये रियल केस है कि ड्राइवर जो था, बस का ड्राइवर, वो ड्राइविंग कर रहा था और उसने कुछ नशा किया था, कोई नशे वाली चीज पी होगी, उसने नशा किया था। वहां पे रास्ते में उसे एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका और उसने कहा यार मुझे लग रहा है कि तुम सही ड्राइविंग नहीं कर रहे। उसके करीब लाइसेंस वाला चेक किया, स्मेल किया, उसके मुंह से स्मेल आ रहे थे। उसने फौरन कह दिया कि अब 1 सेकंड के लिए भी तुम इस बस को नहीं चलाओगे। ट्रैफिक पुलिस वाले ने बस ड्राइवर को क्या कहा, 1 सेकंड के लिए भी तुम इस गाड़ी को नहीं चलाओगे। उसने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन फिर अब सारे मुसाफिरों को अगर यहां पे हम उतार दें तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा, पैसे वापस करने पड़ेंगे, कंपनी वाले मेरे से पूछेंगे कि हमारा इतना नुकसान हो गया है। तो उस बस ड्राइवर ने क्या किया, फौरी तौर पे फैसला यह किया, कंडक्टर से कहा कि आओ तुम बस चलाओ, तुम मुझे देखते ही रहते हो ना कि मैं कैसे बस चलाता हूं, ये 2-3 साल से देख रहे हो, अब बस चलाओ शुरू करो। कंडक्टर ने कहा अच्छा ठीक है, बस चलाई। थोड़े से आगे गए थे, वो बस के आगे गाड़ी वाला आया, कोई बंदा आया, बस उसके ऊपर चढ़ा दी, वो जख्मी हो गया। अब जो बंदा जख्मी हुआ उसने कंपनी के खिलाफ केस कर दिया, बस कंपनी के खिलाफ, कि मुझे हर्जाना अदा किया जाए। क्वेश्चन ये है, क्या बस कंपनी लायबल है थर्ड पार्टी को? ये डिसीजन करना है हमने। अच्छा, इसमें सबसे पहली सिचुएशन तो ये हम ये देखेंगे, क्या ये सब एजेंट जो पॉइंट हुआ इस केस में प्रॉपरली पॉइंटेड है कि इम्प्रॉपरली, क्योंकि हमारे केस का सोल्यूशन इस पर डिपेंड करेगा
कि सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड है कि इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड है। ठीक है, यहां पे देखिए, क्या कोई इनमें से ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है जिससे आपको लगे कि ये प्रॉपरली अपॉइंटेड है? उसने परमिशन नहीं ली प्रिंसिपल से, बस ड्राइवर ने बस कंपनी वाले को फोन करके ये नहीं कहा कि सर ये सिचुएशन हो गया, क्या करें, खुद से फैसला किया। नॉर्मली ट्रेड यूजेज और कस्टम भी नहीं है। नॉर्मली आपको पता है जो कंडक्टर होता है बस नहीं चलाते, ना उन्हें चलाने की इजाजत होती है। जरूरी भी नहीं, क्या ये जरूरी था नेचर ऑफ एजेंसी की वजह से? नहीं, कंडक्टर का बस चलाने के लिए कंडक्टर का साथ में इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। ये वो हवाई जहाज नहीं चला रहे जिसमें पायलट होता है, उसके साथ को पायलट भी होता है, वो भी हेल्प करता है, ये नहीं है, सिर्फ एक बंदे ने बस चलानी है। क्या इमरजेंसी? अच्छा, कुछ स्टूडेंट के ख्याल में ये इमरजेंसी सिचुएशन थी कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने फौरन, लेकिन याद रखिए इमरजेंसी सिचुएशन नहीं, ये उसकी नेग्लिजेंस की वजह से थी। वो उसे ड्राइविंग के दौरान में नशा थोड़ी करना चाहिए था, या ट्रैफिक पुलिस वाले ने यह थोड़ी कहा था कि लाजमी अब तुमने नहीं चलाना और लाजमी बस को तुमने मंजिल मकसूद पर पहुंचाना। उसने तो ये नहीं कहा। यहां पे होना यही चाहिए था कि उनको बस खाली करवा देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपने फायदे को मद्देनजर रखते हुए उसने कंडक्टर से ये कहा कि तुम चलाओ। ये इमरजेंसी नहीं थी, उसने अपनी कन्वीनियंस, अपने प्रॉफिट को, अपनी रिम्यूनरेशन को सिक्योर करने के लिए सब एजेंट को अपॉइंट किया। इमरजेंसी सिचुएशन नहीं थी ये, क्योंकि उसे जब वो नशा कर रहा था, जो भी कर रहा था, उसे पहले से पता होना चाहिए था यार नशा करके ड्राइविंग नहीं करते, वो रोक लेंगे मुझे। तो ये इमरजेंसी की सिचुएशन भी नहीं है। ठीक है, इमटीरियल एक्ट भी नहीं है। जाहिर है बस में सबसे बड़ा काम यही होता है, ड्राइविंग करनी है ट्रांसपोर्टेशन में। तो इसका मतलब है ये एजेंट इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड था। अब इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड का रूल क्या है? क्या प्रिंसिपल यानी बस कंपनी इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड एजेंट के केस में थर्ड पार्टी को लायबल होती है? हमने जवाब दिया नहीं। इसका मतलब है इस केस में बस कंपनी लायबल नहीं है। अगला क्वेश्चन, तो कौन लायबल है? ये इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड का केस है, कौन लायबल है? इसमें याद रखे एजेंट लायबल है। एजेंट लायबल है प्रिंसिपल को भी, थर्ड पार्टी को भी। इसका मतलब जो बस ड्राइवर है वो उस जख्मी होने वाले को इलाज मुआवजे के पैसे भी देगा और जो जुर्माना उसने कहा है, प्लस बस कंपनी को इस एक्सीडेंट की वजह से बस को जो नुकसान पहुंचा वो ठीक करवाने के, रिपेयर करवाने के पैसे भी ड्राइवर देगा। एजेंट इज लायबल टू थर्ड पार्टी एंड प्रिंसिपल, जो सब एजेंट की वजह से हुआ है। ठीक, हाँ, इसके बाद अगर सब एजेंट की नेग्लिजेंस थी तो फिर एजेंट सब एजेंट से पैसे निकलवा सकता है। यानी वो जो ड्राइवर था वो कंडक्टर से पैसे निकलवा सकता है, भाई तूने टाइम पे ब्रेक क्यों नहीं लगाई, तुम्हारा कसूर है। लेकिन वो सब एजेंट और एजेंट की अपनी आपस की उनकी सेटलमेंट होगी। तो ये है प्रॉपरली अपॉइंटेड सर्कमस्टांसेस जिनमें एजेंट को अपॉइंट किया जा सकता है, और अगर इन सर्कमस्टांसेस में एजेंट को अपॉइंट किया जाता है वो प्रॉपरली अपॉइंटेड एजेंट होगा। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड के क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, ये आपने याद करने हैं। एग्जाम में रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, केस स्टडी में भी पूछ सकता है। ठीक है, और इसमें मेन डिफरेंस यही होगा कि थर्ड पार्टी को कौन लायबल है। 2 पॉइंट तो कॉमन है ना, सब एजेंट लायबल टू एजेंट, एजेंट लायबल टू प्रिंसिपल। ठीक है, फर्क कहां पे आता है, थर्ड पार्टी को कौन लायबल होगा, ये आपके जहन में क्लियर होना चाहिए। और एक एक्सेप्शन है ये कि सब एजेंट सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें डायरेक्टली प्रिंसिपल को लायबल हो सकता है, वो है फ्रॉड का, विलफुल नेग्लेक्ट का। ये हो गया हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ अथॉरिटी की तरफ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और आपने इसको इजीली तसल्ली से समझना है। देखें यहां पे 10 मिनट लगा दिए एक्स्ट्रा, वो ज्यादा बेहतर है, बजाय ये कि बाद में हम बार बार कंफ्यूज हो रहे हो डिफरेंट क्वेश्चंस पे या डिफरेंट केसेस के अंदर और क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। तो मैं भागम भाग वाला काम नहीं कर रहा और आपसे भी एक्सपेक्ट यही करता हूं कि तसल्ली से इसको समझ के आगे चलें। अथॉरिटी की कितनी टाइप्स हैं? सबसे अहम एक्चुअल या रियल अथॉरिटी। एक्चुअल अथॉरिटी भी कहते हैं, रियल अथॉरिटी भी कहते हैं, एक ही बात है।
मुझे ज्यादा पसंद एक्चुअल का वर्ड है, रियल का वर्ड नहीं इतना ज्यादा पसंद, इसलिए मैं इसको यूज नहीं करूंगा। एक्चुअल अथॉरिटी मुझे वर्ड बेहतर लगता है, लेकिन जेन में रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रियल अथॉरिटी भी शायद यूज कर ले। नॉर्मल एग्जाम में भी यूज नहीं करता, लेकिन अल्टरनेट टर्म बता दी। फिर अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, और फिर अपेरेंट आर ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। इसमें पेरेंट अथॉरिटी मुझे लफ्ज पसंद नहीं है, अल्टरनेट टर्म में नॉर्मल यूज भी नहीं करता। ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी मुझे ज्यादा पसंद है। ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी ये क्या होती है? पेरेंट अथॉरिटी भी कह सकते हैं। ये मैं वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करता हूं। पहले एक्चुअल अथॉरिटी। एक्चुअल अथॉरिटी क्या होता? जो एक्चुअली एजेंट को दी गई हो। जैसे फर्ज कीजिए एग्जाम्पल एक लेके चलते हैं अपनी, कि मैंने अपनी दुकान पे एक एम्प्लॉय को बिठाया कि चीजें सेल कर दो। हमने एजेंट को अपॉइंट किया। अच्छा, मैं एम्प्लॉय को एजेंट ही कह रहा हूं, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। आपके सर वो एजेंट तो नहीं, वो एम्प्लॉय होता है। लॉ ये कहता है एम्प्लॉयज आपके एजेंट ही है। लॉ कहता है डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट ही है। तो टू सेल गुड्स, मैंने उसे कहा चीजें बेचो। अब याद रखिए, मैंने उसे अथॉरिटी जो दी है चीजें बेचने की दी है। चीजें बेच सकता है वो। और नॉर्मली जब हम किसी को ये अथॉरिटी देते हैं ना कि आप चीजें बेचो, और ये नहीं बताते कि किस प्राइस पे बेचनी है, तो वो किसी भी प्राइस पे बेच सकता है। किसी भी प्राइस पे याद रखें, वो दुकान में जो भी चीज है उसको बेच सकता है उसकी अथॉरिटी में, लेकिन वो दुकान को नहीं बेच सकता। दुकान प्रॉपर्टी है, वो कोई गुड्स नहीं है। इसका मतलब है जो मैंने एक्चुअल अथॉरिटी उसको दी, एक्चुअली जो अथॉरिटी उसको दी वो किस चीज की दी? गुड्स को सेल करने की। शॉप को सेल करना उसकी अथॉरिटी में शामिल नहीं है। अच्छा, तो इसकी एक्चुअल अथॉरिटी हो गई टू सेल गुड्स। ये एक्चुअल अथॉरिटी एक्सप्रेस भी हो सकती है, एम्प्लॉयड भी हो सकती है। एक्सप्रेस का मतलब यह है कि मैंने उसे क्लियर वर्ड में अथॉरिटी दी हो। एम्प्लॉयड का मतलब है मैंने उसे क्लियर वर्ड्स में अथॉरिटी ना दी हो, लेकिन हो अथॉरिटी उसके पास। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एजेंट से कहा कि तुमने ये चीजें बेचनी है। फॉर एग्जाम्पल, वो बाइसिकल वाली दुकान है। मैंने कहा ये बाइसिकल बेचनी है और 5,000 से कम पे ना बेचना। 5,000 से कम पे ना बेचना। ये है एक्चुअल अथॉरिटी जो मैं उसको दे रहा हूं। किस चीज की? बाइक को सेल करने की। और 5,000 से नीचे सेल करने की अथॉरिटी उसके पास नहीं है, 5,000 से ऊपर सेल करने की अथॉरिटी है। यह है उसकी एक्चुअल अथॉरिटी जो मैंने एक्सप्रेस अल्फाज में दी कि इंप्लाइड कंडक्ट से दी। इंप्लाइड का मतलब है जो चीज अल्फाज में ना कही गई हो, लेकिन उसे हालात से समझ लिया जाता है। यहां आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट है, आपको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बताता हूं। इंप्लॉयड का मतलब है जो एज्यूम की जाती है हालात वाकयात से, जो अथॉरिटी। अकाउंटिंग क्वेश्चन में ऐसा होता है ना कि आपको कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में से नहीं दी, लेकिन आप क्वेश्चन को सामने रखते हुए एज्यूम कर लेते हैं वो इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग में जिसे कहते हैं एज्यूम्ड, उसे लॉ में क्या कहते हैं? इंप्लॉयड। ये इंप्लॉयड कहते हैं, ठीक है। और कंपनी लॉ में एक और लफ्ज पढ़ा था हमने, डीम्ड। डीम्ड भी इसी को कहते हैं, एम्प्लॉयड। अच्छा, फर्ज कीजिए अब मैंने एक्सप्रेस की एग्जांपल आपको दे दी कि क्लियरली कह दिया कि 5,000 से कम पे ना बेचना। अब फर्ज कीजिए मैं दुकान में बैठा हूं, ग्राहक आया और वो सेल्समैन जो उसके साथ निगोशिएशन कर रहा है और 4,000 में उसने निगोशिएशन कर रहा है। अब मैं बैठा हूं, सुन रहा हूं कि 4,000 में बेच रहा है, लेकिन मैं उसको ना नहीं कर रहा, रिफ्यूज नहीं कर रहा, ठीक है। क्या, हालांकि एक्चुअली मैंने उसे क्या कहा हुआ, 5,000 से कम पे ना बेचना, लेकिन मैं वहां पे मौजूद हूं, मेरे सामने वो 4,000 की बेच रहा है और मैं उसे मना नहीं कर रहा। लॉ कहता है
ये हम समझेंगे, एज्यूम करेंगे कि आपने उसको अथॉरिटी दिया कि 4000 की बेच दे, क्योंकि अगर आप 4000 बेचने में राजी ना हो तो आप उसे मना ना कर दें। अब ये मेरा कंडक्ट से अंदाजा लगाया, किससे अंदाजा लगाया? मेरे कंडक्ट से, मेरे बिहेवियर से अंदाजा लगाया कि मैंने उसको अथॉरिटी दे दी है कि 4000 की बेच दो। तो अथॉरिटी जो होती है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, एम्प्लॉयड भी हो सकती है। अथॉरिटी क्या हो सकती है? एक्सप्रेस भी और एम्प्लॉयड भी। एम्प्लॉयड अथॉरिटी कौन सी होती है? जो हालातों वाकयात से, बिहेवियर से एज्यूम की जाती है, ठीक है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेन काम करने के लिए कुछ छोटे मोटे दूसरे काम भी करना जरूरी होते हैं, वो भी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में आते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयड अथॉरिटी की एक और एग्जांपल है कि जैसे फर्ज कीजिए मैंने आपसे कहा यार मेरा एडमिशन फॉर्म तो जमा करवा देना, आई कैप 3 पेपर है, 3 पेपर देने हैं। आई कैप में फीस कितनी होती है 3 पेपर की? चले जितने भी फर्ज कीजिए 20,000 फीस है। मैंने कहा यार 3 पेपर की फीस जमा करवा देना, ठीक, और 20,000 रुपए दे दिए। वो बंदा वहां पे गया तो उसे पता चला कि एडमिशन फीस जमा करवाने के लिए एनुअल फीस जो है वो भी जमा करवानी पड़ेगी 5,000 की, उसके बगैर एडमिशन फीस वाले जमा नहीं होगी। अब क्या मेन काम करने के लिए ये वाला काम करना जरूरी है? इसका जवाब तो इसका मतलब है हालांकि मैंने उसे ये दूसरा काम करने की अथॉरिटी नहीं दी, एनुअल फीस जमा करवाने की अथॉरिटी नहीं, लेकिन चूंकि एडमिशन फीस, पेपर की एडमिशन फीस जमा करवाने के लिए एनुअल फीस जमा करवाना जरूरी है, तो अब उस एज्यूम किया जाएगा उस एजेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो हमारी एनुअल फीस जमा करवा दे। ये ना हमारे दोस्त वापस आके कहे यार वो 5,000 एनुअल फीस भी जमा करे, हम कहें मैंने तुम्हें थोड़ी कहा था, मैंने तो तुम्हें सिर्फ 20,000 दूंगा क्योंकि मैंने तुम्हें ये कहा था कि सिर्फ 20,000 ही जमा करवाना, ये मेरी एडमिशन फीस जमा करवाना। तो याद रखे कोई काम करने के लिए बाज़ औक़ात कुछ एक्ट जरूरी होते हैं तो वो भी उसकी अथॉरिटी में शामिल होते हैं। तो ये है एक्चुअल अथॉरिटी। एक्चुअल अथॉरिटी में मैंने आपको 2 टाइप्स बता दी, एक्सप्रेस भी होते हैं, एम्प्लॉयड भी। एक्सप्रेस वो जो लिखत पढ़त में अल्फाज के जरिए से हम देते हैं किसी एजेंट को अथॉरिटी, और एम्प्लॉयड वो जो कि ज़ूम की जाती है, ठीक है। अच्छा अब सुनिए, मैंने कुछ चीजें होती हैं, लॉ कहता है थर्ड पार्टीज को। देखिए हमारा जो चैप्टर होगा ना इसमें टर्म्स यूज होंगी बेसिकली 3। एक प्रिंसिपल, वो आपको पता है कौन है, एक एजेंट, वो पता है कौन है, और सब एजेंट, को एजेंट वगैरह भी एजेंट के साथ ही हम मिक्स करते हैं। प्रिंसिपल और एजेंट के अलावा जो भी बंदा हमारे केस में आएगा वो थर्ड पार्टी है। इन 2 के अलावा सारी दुनिया को हम कहते हैं ये थर्ड पार्टी है। मैंने एक बंदे को बिठाया अपनी दुकान पे और कहा कि चीजें बेचना, और घर चला गया। बताइए वो क्या चीजें बेच सकता है? अथॉरिटी है, यस बेच सकता है। अच्छा किस प्राइस पे बेच सकता है? मैंने उसे मेंशन नहीं की प्राइस, इसका मतलब है उसके पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी है। एक्सप्रेस अथॉरिटी मैंने उसे क्या कहा? एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या दी? चीजें बेचो। प्राइस नहीं बताई। क्या उसके पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी है कि किसी भी प्राइस पे बेच सकता है? जाहिर है प्राइस डिसाइड किए बगैर चीज थोड़ी बिकेगी, ये काम किए बगैर मेन काम थोड़ा ही होगा। तो उस एजेंट के पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी है क्या? किसी भी प्राइस पे बेचे। अगर वो मेरी गैर मौजूदगी में 3-4 चीजें बेच देता है तो बाद में मैं आता हूं, क्या मैं ये जो उसने सेल किया गुड्स इनको रिवर्स करवा सकता हूं? नहीं करवा सकता, क्योंकि वो उसने मेरे बिहाफ पे की और वो वैलिड थी। अब जरा एग्जांपल सुनिएगा गौर से, कहानी में ट्विस्ट आने लगा। मैंने एजेंट से कहा कि ये चीजें बेचना 5,000 से कम की नहीं बेचनी। मैं घर चला गया, ठीक। एजेंट ने 4,000 की वो चीज, कस्टमर आया 4,000 की बेच दी। कितने की बेची? 4,000 की। मैंने एजेंट को जो एक्सप्रेस अथॉरिटी दी थी
वो दी थी कितने की? 5,000 के। एजेंट ने उसको 4,000 में बेच, क्या एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया? यस किया। अच्छा अब जरा सुनिए कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या कस्टमर को इस चीज का पता होगा कि एजेंट के पास 4,000 की पावर है कि 5,000 की? नॉर्मली कस्टमर को इस चीज का पता नहीं होता। अगर कस्टमर को इस चीज का पता नहीं है कि ये एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, तो याद रखें थर्ड पार्टी यानी कस्टमर के साथ जो ट्रांजैक्शन है वो वैलिड है। कस्टमर के साथ जो ट्रांजैक्शन है वो वैलिड है, लेकिन याद रखें एजेंट ने जो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। मैंने एक्सप्रेस अथॉरिटी उसको जो दी थी उसने अगेंस्ट गया, अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, तो इस केस में एजेंट लायबल है, वो मुझे 1,000 रुपया रीइंबर्स करेगा। अच्छा यहां पे ये समझिए मैंने इंप्लॉयड अथॉरिटी का लफ्ज क्यों लिखा है। एक्सप्रेस अथॉरिटी तो पता चल गया, ये कंसेप्ट यहां तक समझ आ गया कि एजेंट को अगर हमने कोई अथॉरिटी दी हो, अगर वो उस अथॉरिटी के अगेंस्ट जाए, एक्सीड करे अपनी अथॉरिटी से, तो वो लायबल होगा जितना प्रिंसिपल को नुकसान हुआ होगा। इंप्लॉयड अथॉरिटी मैंने थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, क्योंकि क्या थर्ड पार्टी ये अज्यूम कर सकती है कि एजेंट जो इस दुकान पे बैठा है उसके पास ये पावर है कि वो इस चीज को बेच सकता है? बिल्कुल, और नॉर्मली ऐसे ही होता है। हम किसी दुकान पे चीजें लेने के लिए जाते हैं, वहां पे मालिक मौजूद नहीं, सेल्समैन है, तो हम ये नहीं कहते उसको कि भाई मालिक बताओ तुम्हें मालिक मंगा ये चीज कितने में क्या के बेचनी है तुमने। वो कहता है जितने भी कह के गया हो आप चीज खरीदें। अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता कि एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है तो ट्रांजैक्शन वैलिड है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी को पता है कि एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, तो याद रखिए इसका मतलब है थर्ड पार्टी इनोसेंट नहीं है, फिर ये ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं है, ये रिवर्स हो सकती है, ये रिवर्स हो सकती है। तो इन शॉर्ट अब यहां पे समराइज कर रहा हूं कंसेप्ट को कि एजेंट को अथॉरिटीज आप जो एक्चुअल अथॉरिटी देते हैं उसे कहते हैं एक्चुअल अथॉरिटी, जो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट उसके पास होती है। एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लॉयड भी हो सकते हैं। एक्सप्रेस का मतलब जो क्लियर वर्ड्स में बताया गया, इंप्लॉयड जो कंडक्ट के जरिए से अज्यूम किया जाता है, ठीक है। और थर्ड पार्टी याद रखें, ला ये कहता है कि थर्ड पार्टी हमेशा ये अज्यूम कर सकती है कि एजेंट के पास अथॉरिटी है वो किसी भी चीज को किसी भी प्राइस पे सेल करने की, ठीक है, अज्यूम ये कर सकते हैं जब तक कि एजेंट खुद से ना बता दें या थर्ड पार्टी को खुद से ना कहीं पता चल जाए कि इसकी एक्चुअल अथॉरिटी क्या है। अगर एजेंट अपनी इस एक्चुअल अथॉरिटी से जो हमने उसको दी है, इस एक्चुअल अथॉरिटी से एक्सीड करता है, तो याद रखिए अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता, थर्ड पार्टी इनोसेंट है, उसको नहीं पता कि एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया है, तो ये ट्रांजैक्शन वैलिड है और जो नुकसान हुआ वो प्रिंसिपल एजेंट से रिकवर करवाएगा। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को पता है कि एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, स्टिल थर्ड पार्टी एग्रीमेंट कर लेती है, तो याद रखें ये ट्रांजैक्शन फिर वैलिड नहीं रहेगी। जी ये था हमारा। अच्छा फिर इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट, अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। एक्चुअल अथॉरिटी तो मैंने आपको बता दिया, और इसमें याद रखिएगा हमेशा रूल, क्वेश्चन केस स्टडी में क्या पूछेगा, आपको कोई अथॉरिटी बताएगा किसी एजेंट की और फिर आगे कहेगा एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, बताओ क्या करना है आगे। तो आप कहेंगे, हम देखेंगे थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि नहीं था। अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं था, ट्रांजैक्शन वैलिड, अब एजेंट प्रिंसिपल को कंपनसेट करेगा। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज था, ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं है। अब आगे चलते हैं, अथॉरिटी इन इमरजेंसी। इन इमरजेंसी का मतलब देखें, बिजनेस जो है ना, इसमें बाज़ औक़ात सडनली ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है, इमरजेंसी, जब फौरी तौर पे कोई एक्शन लेना हो, ठीक है। और ये इमरजेंसी उस सूरत में नहीं होगी जो एग्जांपल मैंने आपको दी कि वो नशा कर लिया उसने, तो इमरजेंसी सिचुएशन नहीं, रियल इमरजेंसी। जैसे फर्ज कीजिए हमने एक एजेंट को कहा कि तुम ये टमाटर लेके जाओ और तुमने ये
फैसलाबाद जाके बेचने हैं फॉर एग्जांपल। उसने कहा अच्छा ठीक है, वो यहां से गाड़ी लेके निकला टमाटर लगे फैसलाबाद की तरफ। 1 घंटे के करीब दरमियान में आके उसने देखा कि टमाटर खराब हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल साहिवाल के करीब या जो भी रास्ते में जगह आती है, टमाटर खराब हो रहे हैं। अगर फैसलाबाद तक इसको लेके गए तो ये मजीद खराब हो जाएंगे। अभी तो ये 1 लाख के टमाटर थे, अभी तो ये शायद 50,000 के बिक जाए, अगर फैसलाबाद लेके गए तो 20,000 के नहीं बिकेंगे। तो क्वेश्चन ये है उस एजेंट को क्या करना चाहिए? क्या उसको ब्लाइंडली अपने प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, या यहां पे अपने प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक्शन लेना चाहिए? ये है वो क्वेश्चन जिसका आंसर दे रहा है अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी का कंसेप्ट। कहता है यहां पे एजेंट एक्शन ले सकता है, अपने प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ चल सकता है, लेकिन कुछ शर्तें होना जरूरी है। पहली चीज, रियल इमरजेंसी वाला केस हो, नशे वाला केस ना हो, सचमुच में कोई रियल इमरजेंसी हो, और एजेंट ने कांटेक्ट करने की कोशिश की हो लेकिन प्रिंसिपल से कांटेक्ट ना हो पाया हो, जैसे उसने कॉल करने की कोशिश की हो, ठीक है, कांटेक्ट ना हो पाया हो, कई सूरत में क्या करना है? और एजेंट फिर प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए फैसला करे, अपने कमीशन अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए फैसला ना करे। वो ये ना सोचे कैसे चलो फैसलाबाद जाने का खर्चा पानी खरा हो जाएगा तो इसको फैसलाबाद ही लेके चलते हैं, नहीं, वो वहां पे प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को सामने रखते हैं, उसे फौरी तौर पे सेल कर दे तो लॉ कहता है बिल्कुल ये अथॉरिटी है इन केस ऑफ इमरजेंसी। हालांकि देखें ये एक्चुअल अथॉरिटी नहीं थी, एक्चुअल अथॉरिटी क्या थी? वो तो थी उसको फैसलाबाद जाके बेचना, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हुई, यहां पे उसको लॉ कहते हैं हम अज्यूम करेंगे अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी है, वो उसको बेच सकता है। बल्कि आगे चल के जब हम राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ेंगे ना तो वहां पे आप जाके पढ़ेंगे कि ये इस इमरजेंसी सिचुएशन में इसका एक्शन लेना ना सिर्फ ये कि इसकी अथॉरिटी है बल्कि एजेंट की ड्यूटी भी है कि एजेंट को ये काम करना चाहिए, यानी उसके ऊपर लाजिम है कि उसको वहीं पे बेचेगा। अगर वो उसको नहीं बेचता तो नुकसान का जिम्मेदार होगा प्रिंसिपल को। तो इसको अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी भी कह सकते हैं और ड्यूटी इन केस ऑफ इमरजेंसी भी कह सकते हैं। तो एक है एक्चुअल अथॉरिटी, एक है अथॉरिटी इन इमरजेंसी। समझ आ गया? एक्चुअल अथॉरिटी वो जो क्लियरली हमने एजेंट को दी होती है। जनरल रूल क्या है, नॉर्मल रूल क्या है कि अगर ये एक एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे तो बताइए नॉर्मल रूल क्या है? वो लायबल होगा प्रिंसिपल को। और थर्ड पार्टी क्या जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? डिपेंड करता है थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि नहीं था। लेकिन अगर अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी में एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है तो बताइए क्या वो लायबल है? 1 लाख के टमाटर उसने 50,000 के बेच दिए, 50,000 का नुकसान हुआ प्रिंसिपल को, क्या लायबल है? नहीं, क्योंकि उसने प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को सामने रखते फैसला किया, ना ये काम करता तो उसको 70-80,000 का नुकसान हो जाता। यह है अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसका मतलब है नॉर्मली एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड नहीं कर सकता एक्चुअल अथॉरिटी से, लेकिन अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी में इमरजेंसी सिचुएशन में एक्सीड कर सकता। नेक्स्ट ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। इसको ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी की बजाय वैसे ऑस्टेंसिबल एजेंट अगर कहते तो ज्यादा बेहतर था। बहरहाल ये सिचुएशन क्या है सुनना, इसको एजेंसी बाय एस्टॉपल भी कहते हैं। एस्टॉपल, एस्टॉपल ESTOPPL। एस्टॉपल का मतलब सुन लीजिए, ये 3-4 दफा आएगा हमारे मर्केंटाइल लॉ में। एस्टॉपल का मतलब होता है किसी बंदे को रोकना। एस्टॉपल का मतलब क्या है? किसी बंदे को रोकना, ठीक, किसी काम से। जैसे फर्ज कीजिए कि मैं ये कहता हूं कि मैं किसी बंदे का एजेंट हूं, किसी दूसरे पर्सन का, और ये कह के अपने आप को दूसरे का एजेंट प्रेजेंट करके मैंने एक पार्टी से पैसे ले लिए। जब काम करवाने के लिए वो पार्टी मेरे सामने आई तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो असल में एजेंट हूं ही नहीं उनका। अगर मैं ये कहता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैंने पहले खुद अपने आप को एजेंट कहलवाया, प्रेजेंट किया, अब मैं बैकआउट कर गया हूं।
अगर लॉ कहे कि नहीं आप बैकआउट नहीं कर सकते तो इसे हम कहेंगे स्टॉपल। स्टॉपल का मतलब है लॉ ने मुझे रोक दिया बैकआउट करने से। स्टॉपल का मतलब है कि एक बंदे ने कोई स्टेटमेंट दी हो और आप उस स्टेटमेंट को बैकआउट करने से उस बंदे को रोके, इसे कहते हैं स्टॉपल। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट जरा गौर से सुनिएगा। कंसेप्ट ये है, एक प्रिंसिपल है मिस्टर पी, उसका मिस्टर ए उसके पास बैठा है। असल में मिस्टर ए प्रिंसिपल मिस्टर पी का एजेंट नहीं है, यह ध्यान में रखिएगा। मेन पॉइंट क्या है? असल में मिस्टर ए पी का एजेंट नहीं है, लेकिन मिस्टर पी प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को कहता है ये मेरा एजेंट है और रिप्रेजेंटेशन देता है, और फिर वापस अपने ऑफिस चला जाता है। पी कहीं निकल गया, सीन से गायब हो गया। अब पीछे जो मिस्टर ए एजेंट है वो थर्ड पार्टी को कहता है मुझे एडवांस दो, अगर तुमने ट्रांजैक्शन करनी है पी के साथ। थर्ड पार्टी ने उसे एडवांस दिया, ए निकल गया, भाग गया। क्या थर्ड पार्टी मिस्टर पी से एडवांस क्लेम कर सकते हैं? मिस्टर पी के पास क्या मिस्टर पी ने कहा नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, वो तो मेरा एजेंट नहीं है। लॉ कहता है नहीं, इस सिचुएशन में हम मिस्टर पी को रोकेंगे कि वो अपनी स्टेटमेंट से बैकआउट कर, उसे बैकआउट नहीं करने देंगे, उसे अपनी स्टेटमेंट को बैकआउट करने से रोकेंगे। तो याद रखिए ये इसे कहते हैं एजेंसी बाय स्टॉपर। एजेंसी एक तरह से पहले एजेंसी नहीं थी, एक्चुअल एजेंसी नहीं थी, लेकिन अब क्रिएट हो गई, इसे एजेंसी बाय स्टॉपल कहते हैं। और इस सूरत में जो मिस्टर ए के पास अथॉरिटी है वो ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी है। ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी का मतलब है ऐसी अथॉरिटी जो एक्चुअल नहीं है, इमरजेंसी सिचुएशन में भी नहीं है, ठीक है, लेकिन चूंकि बजाहिर, एक्चुअल नहीं, बजाहिर प्रिंसिपल ने ऐसे लग रहा था कि प्रिंसिपल ने मिस्टर ए को एजेंट अपॉइंट किया हुआ है, तो लोगों ने जो एक्शन लिया वो वैलिड है। इसी तरह फर्ज कीजिए प्रिंसिपल खुद से कुछ नहीं कहता कि ये मेरा एजेंट है, बल्कि एक जगह पे बैठे होते हैं, और जो मिस्टर ए है असल में प्रिंसिपल का एजेंट नहीं है, लेकिन मिस्टर ए सबको कहता है मैं इन साहब का एजेंट हूं, पी का एजेंट हूं। पी ये सुन के खामोश रहता है, उसकी स्टेटमेंट को निगेट नहीं करता, हालांकि उसे फौरन कह देना चाहिए तुम मेरे एजेंट नहीं हो, खामोश रहता है और सीन से उठ के चला जाता है। अब दूसरे लोग जो मिस्टर ए को एजेंट समझते हुए पैसे देंगे, प्रिंसिपल उसके लिए लायबल होगा, क्योंकि उसने दूसरे लोगों को यह परसेप्शन दी कि ये मेरा एजेंट है। यही लॉ का कंसेप्ट है, जिसे वो कहते हैं यह है स्टॉपल, एजेंसी बाय स्टॉपल कहते हैं इसको। क्या मतलब कि अगर प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंटेशन दे, अच्छा या तो प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन दे या प्रिंसिपल के सामने रिप्रेजेंटेशन दी जाए और वो चुप रहे, ये दोनों कवर होंगे यहां पे। प्रिंसिपल रिप्रेजेंटेशन दे खुद से अपने मुंह से, या उसके सामने कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन देता है और वो साइलेंट रहता है, और कि कोई एजेंट के पास अथॉरिटी है, और इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे, इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे थर्ड पार्टी एग्रीमेंट कर लेती हैं एजेंट के साथ, तो याद रखे प्रिंसिपल लायबल है। फिर यह अज्यूम किया जाएगा कि चाहे पहले वो एजेंट नहीं भी था, इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर उसने कर दिया, एग्रीमेंट कर लिया, तो वो प्रिंसिपल के ऊपर भी बाइंडिंग हो जाएगा। यह है एजेंसी बाय स्टॉपल। और इसमें जो अथॉरिटी आती है वो ऑस्टेंसिबल या अपेरेंट अथॉरिटी कहते हैं। अपेरेंट का मतलब बजाहिर, क्योंकि ये बजाहिर लग रहा है ना कि उसका एजेंट है, असल में नहीं था। इसको एक छोटे से केस के जरिए से डिस्कस करते हैं इस कंसेप्ट। और ये याद रखिए केस पार्टनरशिप में भी आएगा। मैं ऐसी एग्जांपल आपके साथ शेयर करने लगा हूं जो पार्टनरशिप में भी रेलिवेंट है, एजेंसी में भी, क्योंकि एजेंसी के कुछ कंसेप्ट पार्टनरशिप में भी रेलिवेंट है। गैस कीजिए क्यों भला? इसलिए कि सारे पार्टनर्स एजेंट भी होते हैं एक दूसरे के, फर्म के, तो एजेंसी के कुछ कंसेप्ट उधर भी आते हैं। कंसेप्ट क्या है? एक फर्म में उसके 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। वो बैंक के पास लोन लेने के लिए गए, वहीं पे डी भी आ गया। डी उनका अच्छा दोस्त है एबीसी का, लेकिन फर्म का पार्टनर नहीं है। ब्रांच मैनेजर के सामने बैठे, ब्रांच मैनेजर ने डी से कहा सर आप कौन हैं? डी ने कहा सर मैं एबीसी का पार्टनर हूं। एबीसी भी सामने बैठे हैं और उन्होंने कुछ नहीं कहा, साइलेंट रहे।
डी ने क्या कहा, मैं एबीसी का पार्टनर हूं। अच्छा, इसके बाद लोन की एग्रीमेंट हुई, बैंक ने कहा अगले हफ्ते आइएगा। चारों ऑफिस से निकल गए। अगले हफ्ते ए बी सी के आने से पहले डी आ गया और ब्रांच मैनेजर से लोन लेके चला गया। जब एबीसी आए, ब्रांच मैनेजर ने कहा वो तो डी लोन लेके चला गया है। एबीसी ने कहा सर हमें तो नहीं मिला, वो तो हमारा पार्टनर ही नहीं है। क्या एबीसी लायबल हैं बैंक को लोन रीपे करने के लिए? इसका आंसर है यस। किस कंसेप्ट के मुताबिक? स्टेंसिबल अथॉरिटी के कंसेप्ट के मुताबिक। उनको अब वो अपनी स्टेटमेंट से बैकआउट नहीं कर सकते, लॉ उसको रोकता है उनको। यह है एजेंसी बाय स्टॉपल वाला कंसेप्ट भी इसको कह सकते हैं। ये स्टॉपल और स्टेंसिबल इंटरलिंक्ड है, ठीक है। वो जो एजेंसी क्रिएट होती है, रिलेशनशिप क्रिएट होता है, उसे कहते हैं स्टॉपल, और वो जो रिलेशनशिप की बेस पे जो अथॉरिटी एक्सरसाइज की जाती है उसे स्टेंसिबल कहते हैं। इसी तरह सिमिलरली अगर सिचुएशन सारी यही है, एबीसी बैठे हैं, डी आया और ब्रांच मैनेजर ने पूछा डी से आप कौन है? अब एबीसी ने कहा, एबीसी ने कि सर ये डी हमारा पार्टनर है, और डी साइलेंट रहता है। ये देखें, रिवर्स इंजीनियरिंग यहां पे चल रही है। डी साइलेंट रहता है। ब्रांच मैनेजर कहता है अच्छा ठीक है, अगले हफ्ते आके लोन लीजिएगा। एबीसी ने अगले हफ्ते जाके लोन लिया और डिफॉल्ट कर दिया। क्या बैंक डी से पैसे वापस मांग सकता है लोन? डी ने कहा सर मैं तो उनका पार्टनर ही नहीं था, मुझे तो नहीं पता उन्होंने क्या लोन लिया और क्यों नहीं दिया। तो लॉ ये कहते हैं नहीं, आप उधर बैठे थे, हर पार्टनर लायबल होता है फर्म के अंदर। एबीसी ने आपको एज पार्टनर अपना जब इंट्रोड्यूस करवाया, आपने उसको निगेट नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ एजेंसी बाय स्टॉपल का कंसेप्ट एक्टिवेट हो गया। अब आप एज्यूम किया जाएगा कि आप पार्टनर है, चाहे एक्चुअली आप पार्टनर नहीं है, लेकिन हम बजाहिर चूंकि आपने अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया कि बजाहिर आप पार्टनर हैं, तो अब आपको सब्सिक्वेंटली पार्टनर रिप्रेजेंट होने के बाद सब्सिक्वेंटली आप बैकआउट नहीं कर सकते। यह है हमारा कंसेप्ट एजेंसी बाय स्टॉपल और साथ ही साथ ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी का, ठीक है। इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से आपने समझ लेना, ये केस स्टडी में यूज होगा जी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट छोटा सा कंसेप्ट है क्रिएशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी कैसे क्रिएट होती है? कोई भी जो एजेंसी क्रिएट हो सकती है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट से हो सकती है, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, मैंने आपको बताया। और ये एजेंसी विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टाइम भी हो सकती है, या इसे स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम किसी को हो सकता है अपॉइंट करें अपना एम्प्लॉय 1 साल के लिए, वो होगी एजेंसी फॉर स्पेसिफिक टाइम। हो सकता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि सर ये प्रॉपर्टी है, हमारा घर है, इसको बेच दीजिए, तो इसका मतलब है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए एजेंसी क्रिएट हो गई। जैसे ही वो पर्पस कंप्लीट होगा, घर बिकेगा, एजेंसी खत्म। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन आपको याद होगा सीला में पढ़ाया था। रेटिफिकेशन का मतलब होता है ओरिजिनली एक एक्ट जो किसी एजेंट ने किया बगैर अप्रूवल के, ठीक है, प्रिंसिपल की इजाजत के बगैर, बाद में प्रिंसिपल उसको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ठीक है, रेटिफिकेशन। ये इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अच्छा, फिर आपकी रिवीजन कराने के लिए भी पूछ रहा हूं, बताइए अगर एजेंट अपनी, प्रिंसिपल ने एजेंट को एक्चुअल अथॉरिटी दी, कोई एजेंट ने उस अथॉरिटी से एक्सीड किया, ठीक, क्या होगा? एजेंट लायबल है, प्रिंसिपल को लायबल है, ठीक है। और थर्ड पार्टी अगर उसमें उसको नॉलेज नहीं है तो थर्ड पार्टी इनोसेंट है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड पार्टी अनअफेक्टेड रहेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वो रिवर्स नहीं हो सकता। और अगर एजेंट के अपनी अथॉरिटी से एक्सीड होने से उसने प्रिंसिपल को तो कंपनसेट करना ही करना है। अगर थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ तो समटाइम उसको भी, अगर समटाइम नुकसान होता है तो उसको भी कंपनसेट करना जरूरी होगा एजेंट के लिए। तो बेसिक कंसेप्ट, एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करेगा तो कंपनसेट करेगा प्रिंसिपल को भी, और कुछ केसेस में अगर थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ उनको भी। लेकिन याद रखें
अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, प्रिंसिपल के पास ऑप्शन होती है कि वो इस ट्रांजैक्शन को रेटिफाई कर ले या ना कर ले, ओन करे कि डिसओन करे। अगर एजेंट, जैसे फर्ज कीजिए वो बाइसिकल 4000 में बेच दी उसने, मैंने कहा था 5000 से कम पे ना बेचना, 4000 पे बेच दी, तो अब मेरे पास अथॉरिटी ऑप्शन है, मैं प्रिंसिपल हूं, मैं चाहे तो इस ट्रांजैक्शन को रेटिफाई कर लूं, ओन कर लूं, चाहे डिसओन कर लूं। ओन करने का मतलब मैं कहूं अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है, 4000 में भी बेच दी, अच्छा किया, ये मैंने उस ट्रांजैक्शन को ओन किया। लास्ट के लिए वर्ड यूज करता है, मैंने उसको रेटिफाई किया। लेकिन अगर मैं कहूं नहीं, 4000 में मैंने तो कहा था 5000 में बेचना, 4000 में बेचा, नहीं मैं इसको ओन नहीं करता, इसका मतलब मैंने इसको रेटिफाई नहीं किया। ठीक है, अगर रेटिफाई कर दिया जाए तो ऐसे हो जाता है जैसे ये ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल की अप्रूवल से हुई थी, एजेंट को फिर कोई किसी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर प्रिंसिपल अथॉरिटी इस ट्रांजैक्शन को रेटिफाई ना करे, एजेंट को नुकसान भुगतना पड़ता है, एजेंट फिर कंपनसेट करता है। ठीक है, और ये याद रखें, रेटिफिकेशन होती है ऐसे जैसे ओरिजिनल एक्ट जो किया गया है, स्टार्ट से ओरिजिनल एक्ट ही सही किया गया है। रेटिफिकेशन इफेक्टिव है फ्रॉम डेट ऑफ एक्ट। अच्छा, लेकिन रेटिफिकेशन की कुछ रेक्विजिट्स हैं, कुछ चीजें जरूरी हैं जो इसेंशियल्स कह लें। रेटिफिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयड भी हो सकती है। एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड में फर्क आपको बता दिया। एक्सप्रेस वो लॉ में एक्सप्रेस उस चीज को कहते हैं जो वर्ड्स के जरिए से आपने अगले बंदे को कम्युनिकेट की गई हो, बोल के या लिख के, दोनों एक्सप्रेस में आते हैं। एम्प्लॉयड का मतलब आप साइलेंट है, आपके कंडक्ट से यह नतीजा निकाला गया हो। तो रेटिफिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकती है, एम्प्लॉयड भी हो सकती है। जो बंदा रेटिफाई, प्रिंसिपल जो रेटिफाई कर रहा है, उसे फुल नॉलेज होना चाहिए सारी अहम मटेरियल इंफॉर्मेशन का। मटेरियल का मतलब होता है इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन का, फुल नॉलेज होना चाहिए। अगर प्रिंसिपल को कुछ चीजें बता के, कुछ चीजें छुपा के रेटिफिकेशन ली गई है तो वो वैलिड नहीं है। रेटिफिकेशन वही बंदा कर सकता है जिसके लिए एक्ट किया गया हो, कोई और बंदा नहीं कर सकता। जाहिर है प्रिंसिपल ही रेटिफाई करेगा, और कौन करेगा। रेटिफिकेशन के लिए जरूरी है कि जिस वक्त जो एक्ट हुआ वो टाइम पे, और जिस वक्त उसको रेटिफाई किया गया हो, इन दोनों टाइम पे प्रिंसिपल इन एग्जिस्टेंस हो और कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। याद रखिए, प्रिंसिपल के लिए जरूरी होता है वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। कंपिटेंट कौन से लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते? याद रखिए, जिनकी उम्र 18 साल से कम है। लॉ ये कहता है कि ऐसे लोग जो हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है प्रिंसिपल को 18 साल इन एग्जिस्टेंस होना चाहिए। एग्जिस्टेंस का मतलब जिंदा होना चाहिए, और कंपिटेंट का मतलब 18 साल से ज्यादा उम्र का होना चाहिए। किस वक्त? जिस वक्त वो एक्ट हो रहा है और जिस वक्त बाद में रेटिफिकेशन हो रही है, दोनों पॉइंट ऑफ टाइम पे। रेटिफिकेशन होल ट्रांजैक्शन की होगी, आधी ट्रांजैक्शन की नहीं, या पूरी ट्रांजैक्शन को रेटिफाई किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। विद इन रीजनेबल टाइम होनी चाहिए। इलीगल या वॉइड एग्रीमेंट्स की, एक्ट्स की रेटिफिकेशन नहीं हो सकती। ये रूटीन के पॉइंट है। हाँ, ये अहम है। रेटिफिकेशन से किसी थर्ड पार्टी का राइट या इंटरेस्ट डैमेज नहीं होना चाहिए। इसको समझ लीजिए एग्जांपल से। फर्ज कीजिए मैंने अपने एक मुलाजिम को कहा कि जाके तुमने फ्लैट के किराए वसूल करके आओ। वो उधर गया, किराए वसूल करना शुरू किए। एक फ्लैट वाला जो था उसने किराया नहीं दिया, उसने कहा हफ्ते बाद दूंगा। जो मैंने बंदा भिजवाया था उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा चलो मैं एजेंट हूं अपने प्रिंसिपल का, फ्लैट खाली करो, 2 दिन के अंदर अंदर फ्लैट खाली होना चाहिए। और बाद में मुझे, अच्छा जिस वक्त उसने ये काम ये कहा ना, उसने फर्ज कीजिए 20 तारीख को ये कहा, 20 अप्रैल को, और बाद में उसने कहा जी 2 दिन के अंदर अंदर यानी 22 तारीख तक तुम फ्लैट खाली कर दो। और बाद में मुझे आके कहा सर वो देखिए उसने वो किराया नहीं दे रहा था, उसने पास में भी हमें बड़ा तंग किया, तो आज मैं उसे नोटिस दे आऊं कि मकान खाली करो, फ्लैट खाली करो। मुझे पहले पता चला, अब मेरी तरफ से अथॉरिटी नहीं थी, क्या मैं इसको रेटिफाई कर सकता हूं? रेटिफाई करने का मतलब है कि ये 20 तारीख से ही वैलिड होगा क्या? याद रखिए लॉ कहता है मैं इसको रेटिफाई नहीं कर सकता। यानी मैं 22 तारीख को जब मालिक मकान के पास किराएदार के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि बताओ तुमने मकान क्यों नहीं खाली किया, तो वो कहेगा सर, अगर उसको नॉलेज है कि अथॉरिटी नहीं थी, कहेगा सर
आपके एजेंट ने आपकी अथॉरिटी के बगैर ये एक्शन लिया था और आप इस बात को रेटिफाई नहीं कर सकते बाद में। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी वजह से मेरा राइट इफेक्ट हो रहा है, मैं घर से बेघर हो रहा हूं, मेरा राइट इफेक्ट हो रहा है, इसलिए इसको रेटिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, अब अगर फर्ज कीजिए मैं मालिक मकान हूं, मैंने फ्लैट खाली करवाना है, तो मुझे याद रखे फ्रेश नोटिस देना पड़ेगा आज की डेट से। जो 2 दिन पहले वाला नोटिस मेरे एजेंट ने दिया हुआ है वो नोटिस वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि मैं उसको रेटिफाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो मेरी अथॉरिटी के बगैर दिया गया था और वो थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट को इफेक्ट कर रहा था। वरना अगर ये थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट को इफेक्ट ना कर रहा होता तो वो 20 तारीख से ही वैलिड समझा जाता। लेकिन अब अगर मैंने नोटिस देना तो मुझे आज की डेट में फ्रेश नोटिस इश्यू करना पड़ेगा। ये है कंसेप्ट कि अगर रेटिफिकेशन नहीं, ये 2 केसेस है जिनमें रेटिफिकेशन नहीं होगी, ठीक है, और बाकी ये एसेंशियल्स या कंडीशन वैलिड रेटिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट, एजेंसी बाय नेसेसिटी। आपको बता चुका हूं कि इमरजेंसी सिचुएशन, अगर एजेंसी बाय नेसेसिटी भी कहते हैं इसे, एजेंसी बाय इमरजेंसी भी कहते हैं, वो टमाटर वाली केस स्टडी। और एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वो हम डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी के केस में डायरेक्टर और पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर एजेंट होते हैं। ये थे हमारे कंसेप्ट। और याद रखिएगा इसमें कुछ कंसेप्ट में शायद आपको थोड़ी कंफ्यूजन फील हो रही हो, तो जब तक केस स्टडीज नहीं पढ़ेंगे कंफर्म है आपको लॉ कंप्लीट समझ नहीं आएगा। आप देखेंगे मर्केंटाइल लॉ में आपको बेतहाशा केस स्टडीज मिलेंगी। एग्जाम में भी नॉर्मली इसी तरह होता है, मर्केंटाइल लॉ वाले पोर्शन की उसमें बेतहाशा केस स्टडी पूछी होती है, कंपनी लॉ वाले पोर्शन की केस स्टडी निस्बतन कम होती है। तो आपने इसकी केस स्टडीज को जरूर पढ़ना और अटेम्प्ट करना है। आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।